तो फिर कल शाम 6 बजे मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगा और मालूमात हासिल कर लूंगा। इसके बाद हमें फौरन अपने मतलूबा मकाम पर पहुंचना होगा। बिल्कुल ठीक है। हम लोग रेस्टोरेंट से उठे। उस वक्त चूंकि कोई ऐसा मुश्किल मसला नहीं था जिस पर तवज्जो देना जरूरी हो, चुनाचे शेयरमैन ही ने मुझे उस बिल्डिंग के पास छोड़ा जहां मेरी रिहाइशगाह थी और इसके बाद मुझे खुदा हाफिज कहकर चली गई। मैं फ्लैट में वापस आ गया। ऐसा कोई अमल नहीं हुआ था जिससे मुझे किसी किस्म की कोई तशवीश होती। बकिया रात पुरसुकून गुजरी थी, सिवाय चंद मंसूबों के जो मैंने बनाए थे, और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो काबिल तवज्जो होती। दूसरा दिन भी पुरसुकून था। दिन को 11:15 बजे के करीब ज्ञानी यश वापस आ गई, लेकिन उस वक्त उसके साथ वो दुबली पतली आफत भी थी जिसे देखकर ये एहसास होता था कि वो शायद इसी काम के लिए पैदा की गई है। चीते की तरह चौकन्नी और फुर्तीली थी। ऐसी शानदार शख्सियत मैंने बहुत कम ही देखी थी। उसकी आंखों में न जाने कितने राज पोशीदा थे और ये आंखें गुमशुदा राजों को दरियाफ्त कर लेती थी। ज्ञानी यश ने शायद उसे ये बात बता दी थी कि मैं उसका महबूब हूँ, क्योंकि वो मुझे देखकर इसी अंदाज में मुस्कुराई थी और न जाने क्यों मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। बहरतौर मेरी और ज्ञानी यश की शख्सियत में जमीन आसमान का फर्क था। सैनी हॉल वैसे भी बेतकल्लुफी साबित हुई। ज्ञानी यश ने शायद उसे लंच पर मदऊ किया था। जब उसने मुझसे कहा कि वो लंच के लिए इंतजामात करेगी तो मैंने उसे पेशकश की थी कि वो मुझे बताए कि क्या करना है, लेकिन ज्ञानी यश बहुत फराख दिल भी थी। उसने कहा कि मैं फिक्र ना करूं, बहरतौर अभी मैं एक मेहमान हूं, वो खुद ही बंदोबस्त कर लेगी। और इसके बाद वो सैनी बाल को छोड़कर चली गई। जैसे ही फ्लैट से बाहर निकली, सैनी बाल ने मुझसे कहा, डियर मैं बहुत बेतकल्लुफ औरत हूँ, जहन में जो कुछ सवाल आते हैं बेतुकान कह देती हूँ। क्या तुमने होशो हवास की आलम में मैडम ज्ञानी यश से राब्ता किया है? बड़ा टेढ़ा सवाल है और बड़ी मोहतात गुफ्तगू करनी थी। मैंने एक लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, खुद आपका इस बारे में क्या ख्याल है मिस सैनी बाल? नहीं, सवाल चूंकि मैंने किया है, जवाब आपको देना है। हाँ मैडम, ज्ञानी यश बहुत पुरकशिश खातून है। अगर आपका इशारा उनकी उम्र की जानिब है तो शायद कभी आपका किसी ऐसे मर्द से वास्ता नहीं पड़ा जो आपको उम्र की कहानी सुना सकता। ये बात मेरे लिए बाइसे दिलचस्पी है। मसलन अगर मेरा किसी शख्स से ऐसा कोई वास्ता पड़ता तो वो मुझे उम्र की क्या कहानी सुनाता? औरत इसी उम्र में आकर मुकम्मल होती है, वरना इससे पहले इसकी तकमील नहीं हो पाती। ओहो, ये इंकशाफ है मेरे लिए। फिर नौजवान लड़के नौजवान लड़कियों को क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कि वो नातजुर्बेकार होते हैं। आपकी उम्र भी तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे सही गाइड मिल गया है। यानी ज्ञानी यश जी, गोया आप इन खातून से बहुत ज्यादा मुतमईन हैं। हाँ, बहरहाल ये एक दिलचस्प बात है, मेरे तजर्बे में इजाफे का बायस। इसके अलावा आप और क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। ये भी एक दिलचस्प मशगला है कि इंसान कुछ ना करे, सिर्फ इश्क करे। आई एम सॉरी, मैं पहले ही आपसे माजरत कर चुकी हूँ कि दिल में जो कुछ आता है वो जुबान तक पहुँचा देती हूँ। आप इंतहाई दिलचस्प खातून हैं। मुझे ताज्जुब है कि इतने अहम ओहदे पर फाइज होने के बावजूद आपके अंदर हिस्से लतीफ मौजूद है। औरत तो हूँ, इससे आप इनकार करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने कहा, आपकी जिंदगी दर हकीकत आम खवातीन की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कभी आपको इसका एहसास होता है? किस अंदाज में? मेरा मतलब है, एक औरतपन होता है औरत के वजूद में, और इसमें वो अपने लिए किसी खास माहौल की तवक्को करती है, जबकि आप जैसी मसरूफ खवातीन यकीनी तौर पर इस माहौल से बहुत दूर हट जाती हैं। हाँ, तुम इसे मेरी जिम्मेदारी समझ लो। जिम्मेदारियां तो बहरहाल पूरी करना ही होती हैं, चाहे वो घर के अंदर घरेलू जिंदगी बच्चों की परवरिश की शक्ल में करना पड़े या फिर इस तरह जिस तरह मैं पूरी कर रही हूँ। मैं इससे बददिल नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि मुझे आम खवातीन से अलग हटकर कुछ करने का मौका मिला है। बहरहाल आपसे मिलकर खुशी हुई। आप यकीन कीजिए, यही कैफियत मेरी है। क्या आप मुझे कोई ऐसा टेलीफोन नंबर वगैरह दे सकती हैं जिस पर मैं आपसे राब्ता कायम कर सकूं? जवाब में वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ी, फिर शरीर लहजे में बोली, ये हुई ना मर्दों वाली बात। आपने दर हकीकत अपने ऊपर खोल चढ़ा रखा है, वरना खैर इसके आगे के अल्फाज में आपको नहीं बता सकूंगी। अपर वोल्टा में बहुत थोड़े अरसे मेरा कयाम है। इस दौरान अगर फुर्सत मिली तो आपके साथ कुछ वक्त जरूर गुजारूंगी। फिर भी मेरा टेलीफोन नंबर रख लीजिए, लेकिन इस टेलीफोन पर मैं आपको हर वक्त दस्तयाब नहीं हो सकूंगी, क्योंकि यहाँ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हाँ, बाद में अगर कभी मौका मिला तो मैं खुद आपको तलाश कर लूंगी। मैंने उसका बताया हुआ टेलीफोन नंबर ज़हन नशीन कर लिया था और दिल में सोचा था कि मैडम तकदीर का बादशाह हूँ मैं। मेरी मुश्किलात खुद ब खुद दूर होती चली जाती हैं और मेरी सोचों को वो सहारे मिलते चले जाते हैं जिनकी आम आदमी तवक्को भी नहीं कर सकता। ज्ञानी यश वापस आ गई। उसने एक उम्दा से होटल से कॉन्ट्रैक्ट किया था
जिसकी केयरिंग वैन मुकर्रर वक्त पर पहुंची और उसने हमें बेहतरीन खाना सप्लाई कर दिया। एक उम्दा ज़ियाफत हुई थी। गैनी ऐश ने सैनी बाल से मेरे बारे में मालूमात हासिल की तो सैनी बाल ने मेरी काफी तारीफें की थी। मैंने ये महसूस किया था कि गैनी ऐश के अंदाज में रकाबत का कोई जज्बा नहीं पैदा हुआ था। बहरहाल ये मेरा वतन नहीं था जहाँ के इक़दार कुछ और होते हैं। ये सब नाकाबिले फहम खवातीन थी। सैनी बाल बेशक कम उम्र थी, इसका अपना एक मकाम था, लेकिन मैंने उसकी आंखों में भी औरतपन देखा था। ये सब कुछ फितरत का एक हिस्सा है। अलबत्ता सैनी बाल से मुझे एक मुख्तसर काम था, निहायत ही मुख्तसर, इसलिए मैंने उसे बहुत ज्यादा पींगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी और अपने आप को हद में ही रखा था। शाम को 4:30 बजे गैनी ऐश सैनी बाल के साथ चली गई। चंद लम्हात तन्हाई के मिले तो उसने मुझे बताया कि चूंकि सैनी बाल का ताल्लुक भी अमेरिकन सिक्योरिटी से है, इसलिए इसकी सैनी बाल से दोस्ती हो गई है। मैंने एतराफ के अंदाज में कहा कि सैनी बाल बहरतौर एक अच्छी औरत है। अगर तुम्हें पसंद आ गई है तो मैं समझती हूँ नाकाबिले हुसूल नहीं है। गैनी ऐश ने कहा और मैं हैरत से उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, गैनी ऐश के होते हुए मेरे जहन में और कोई तस्वुर आ सकता है? अहमक औरत मेरी बात पर यकीन करके मुझे खुदा हाफिज कहकर चली गई। लेकिन आज की मेरी मसरूफियात बहुत मुख्तलिफ थी। अब मुझे ये अंदाजा तो हो गया था कि गैनी ऐश के फ्लैट में मौजूद ये टेलीफोन किसी तौर नुकसानदेह नहीं है और मैं इसे अपना काम सर अंजाम दे सकता हूँ। चुनाचे मैंने यहीं से ठीक 6 बजे शेयरमैन को टेलीफोन किया। वो गालिबन टेलीफोन के पास बैठी हुई मेरी ही कॉल की मुंतजिर थी, क्योंकि फोन उसी ने रिसीव किया था। हाँ मैडम, कहिए आपकी मालूमात कैसी रही? निहायत मौसर, हमने पूरी लोकेशन का जायजा ले लिया है। इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि वहाँ सख्त हिफाजती इंतजामात होते हैं। मैं तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी हूँ और अब आपकी तरफ से हिदायत की मुंतजिर हूँ मिस्टर लाशमैक। जहाँ तक मुझे इल्म है, हमारे मतलूबा शख्स की मसरूफियात वही हैं जो आमतौर से ऐसे लोगों की हुआ करती हैं। उन लोगों की मीटिंग के बारे में बिल्कुल सही तफसील तो हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है ये मीटिंग हो चुकी है और अब इसके ज़ैली उमूर सरअंजाम दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम ये है कि हम लोग रात को 10 बजे मतलूबा ठिकाने पर पहुंच जाएं। हमारे पास ऐसे इंतजामात होने चाहिए कि हम उस शख्स को हासिल करके दरिया वोल्टा के उस साहिल पर पहुंच जाएं जहां से हमें अलास्का के जरिए सफर करना है और उसके आगे हमारा ये सफर फौरी तौर पर जारी हो जाए। इसके लिए आपको मजीद इंतजामात करने हैं। मैं ये इंतजामात कर चुकी हूँ। आप ये बताइए कि आपसे किस वक्त और कहाँ मुलाकात हो सकती है? मैं आपके पास किसी मुनासिब जगह किस वक्त तक पहुँचूं? मेरा ख्याल है मैं आपको एक जगह का पता बता देती हूँ। ये जगह लेवल क्रॉस के नाम से जानी जाती है और इसकी तफसील मैं आपको बताई देती हूँ मिस्टर लाशमैक। शेयरमैन ने मुझे लेवल क्रॉस के बारे में तफसीलात बताई। फिर बोली, यहाँ एक पेट्रोल डिपो है और इससे कोई 10 कदम के फासले पर एक छोटा सा टी हाउस। मैं आपको टी हाउस पर मिल जाऊंगी। असल में हमारी मतलूबा जगह वहाँ से सिर्फ 1 फरलांग के फासले पर है। इस दौरान मेरे आदमी वहाँ की निगरानी करते रहेंगे। हमारे पास हल्का असलहा मौजूद है। हमें बेदरेग अमल करना होगा। साइलेंसर लगे हुए रिपीटर इस वक्त हमारे लिए सबसे बेहतर हैं। हमें किसी से कोई बाकायदा मुकाबला नहीं करना, बल्कि सिक्योरिटी के हर फर्द को। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा गुफ्तगू टेलीफोन पर मुनासिब नहीं होगी। मैं आपके प्रोग्राम से पूरी तरह इत्तफाक करता हूँ। बिल्कुल ठीक। वैसे आप अगर इस सिलसिले में कोई तरमीम करना चाहें तो मैं बड़ी खुशी से इसे कबूल करूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मुकर्रर वक्त पर लेवल क्रॉस पहुंच जाऊंगा। गैनी ऐश 5 बजे गई थी और उसने मुझसे वापसी का कोई तज़किरा नहीं किया था। बहरहाल मुझे गायब तो होना था। बाद में उससे किसी किस्म के राब्ते का सवाल ही नहीं पैदा होता था। चुनाचे मैंने उसके लिए तरद्दुद नहीं किया और तकरीबन 7:45 बजे फ्लैट से बाहर निकल आया और उसकी दी हुई कार लेकर चल पड़ा। अब अगर गैनी ऐश मेरे पीछे वापस फ्लैट पर पहुंच भी गई तो बड़ी महबूबियत से मेरा इंतजार करेगी। उसने चूंकि खुद ही हर तरह की आज़ादी दे दी थी और कहा था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में अपने मनपसंद शुगल इख्तियार कर सकता हूँ, तो इसमें हर तरह की आज़ादी हासिल थी मुझे। अब मैं उससे दूर रहना चाहता था। मुकर्रर वक्त पर बड़े क्रोफर के साथ मैं लेवल क्रॉस पहुंचा, पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी की और इसके बाद टहलता हुआ उस टी हाउस की जानिब चल पड़ा जो बहुत खूबसूरत बनाया गया था। मैडम शेयरमैन वहाँ पर मेरी मुंतजिर थी। हम दोनों ने पुरसुकून अंदाज में टी हाउस में बैठकर नफीस चाय पी और इस दौरान मैं मैडम शेयरमैन से उनके किए हुए इंतजामात की तफसील पूछता रहा। उन्होंने मुअद्दब अंदाज में मुझे बताया, प्रोग्राम के मुताबिक मिस्टर लाशमैक हमारे आदमी इस मकान की निगरानी कर रहे हैं जहां एलिस वॉकर को खुफिया तौर पर कयाम कराया गया है। उन्होंने ऐसी बेहतर जगह दरियाफ्त कर ली हैं जहां वो अपने आप को पोशीदा रख सकते हैं। मेरा उनसे वायरलेस पर राब्ता कायम है और वो मुझे वहाँ के बारे में तफसीली खबरें दे रहे हैं। मकान खामोश है। अतराफ के लोग उसकी जानिब से बिल्कुल लापरवाह, जैसे उन्हें ये मालूम न हो कि वहाँ क्या हो रहा है।
या ये मकान सरकारी नौयत का है या नहीं। मुहाफिजों की तादाद आम हालात में 3 होती है। अगर एलिस वाकर के साथ कुछ और लोग भी आए तो नहीं कहा जा सकता। वो लोग बिल्कुल मुतमईन नजर आते हैं और कोई खास बात नहीं है। अलास्का को अलर्ट कर दिया गया है और वो सफर के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। दरिया वोल्टा में आमतौर से स्टीमर समंदर तक का सफर करते रहते हैं। ये कोई खास ऐसी अहम बात नहीं है। अलास्का को अपने सफर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पॉइंट पर हम लोग गाड़ियों से उतरेंगे वहाँ हमारे लिए दूसरा मुनासिब बंदोबस्त कर दिया गया है ताकि हम अलास्का तक पहुँच सकें और वहाँ हमें ले जाने वाले मुस्तैद मिलेंगे। आज की सारी रात वो हमारा इंतजार करेंगे। मैंने तारीफी निगाहों से मैडम शेयरमैन को देखते हुए कहा, आपके अंदर बेहतरीन इंतजामी सलाहियतें हैं मैडम शेयरमैन। शुक्रिया चीफ। असल में ये सारा काम सरबराह पर मुनहसर होता है। अगर सरबराह मुस्तैद हो तो मातहत फितरी तौर पर मुस्तैद हो जाते हैं। हकीकत यह है कि मैंने भी बहुत से मामलात में बहुत से मुहिम्मात सरअंजाम दी हैं, लेकिन जिस बर्क रफ्तारी से इस तमाम सिचुएशन को आपने आसान बनाया है और इस तरह ऐसे कंट्रोल किया है कि बाज़ औक़ात बिल्कुल नाकाबिले यकीन महसूस हो, उसने हम सबको सहरज़दा कर दिया है। न सिर्फ मैं बल्कि हमारे साथी भी बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और सबका मुश्तरका फैसला है कि ये काम बहुत उम्दगी से सरअंजाम दिया गया है। मैंने क्लाई पर बंधी हुई घड़ी देखकर कहा, फिर अब हमारा आइंदा का प्रोग्राम क्या रहेगा? चीफ, जैसा आप मुनासिब समझे। टी हाउस में बैठकर हम वहाँ मौजूद लोगों के मैसेजेस का भी इंतजार कर सकते हैं और अगर ऐसा मुनासिब न समझा जाए तो फिर हम खुद भी वहाँ पहुँच सकते हैं। मेरे पास गाड़ी मौजूद है। उसी गाड़ी से हमें वहाँ तक का सफर करना है। उसे भी पूरी तरह डीजल वगैरह भरवा कर तैयार कर लिया गया है। मेरा ख्याल है शेयरमैन, यहाँ इंतजार करने के बजाय हमें खुद वहाँ के माहौल को पूरी तरह नजर में रखना चाहिए। तो फिर ठीक है चीफ। मेरा ख्याल है सारी रात मुस्तैद रहने के लिए हम एक एक प्याली कॉफी पी लें, इसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैंने शेयरमैन की बात से इत्तफाक किया। काफी वाकई बहुत उम्दा थी। कुछ अशिया खाने पीने के लिए भी मंगवाई और फिर हम वहाँ से चल पड़े। वो गाड़ी बहुत नफीस किस्म की लैंड रोवर थी जिसमें हमें सफर करना था। बे आवाज इंजन था। हमने उसे एक मखसूस जगह रोक दिया। शेयरमैन के साथियों ने वाकई बेहतरीन जगह का इंतखाब किया था। ये एक ज़ेरे तामीर बिल्डिंग थी जिसकी ऊपरी मंजिलें बिल्कुल नामुकम्मल थीं। उन लोगों ने ऐसी बिल्डिंग को अपना ठिकाना बनाया था। हम लोग छुपते छुपाते वहां पहुंच गए। गाड़ी एक ऐसे महफूज मकाम पर खड़ी कर दी गई जहां उसे चंद लम्हों में हरकत में लाया जा सकता था। शेयरमैन ने वायरलेस पर साथियों से राब्ता कायम किया तो पता चला कि एलिस वाकर अभी भी आराम करने के लिए वापस नहीं आया है। बहरहाल सनसनीखेज लम्हात गुजरते रहे। हम सब मुस्तैद थे। तकरीबन 11:15 बजे बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर मुतय्यन लोगों ने वायरलेस पर बताया कि स्याह रंग की वो लंबी कार आ रही है जिसमें एलिस वाकर मौजूद है। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड हैं, एक ड्राइवर है। हम सब पूरी तरह से मुस्तैद हो गए। मैंने दूरबीन आंखों से लगा दी। तारीकी में गाड़ी साफ नजर आ रही थी। मकान के सामने वो रुक गई। मकान छोटा था और गैर अहम था। इतनी बड़ी गाड़ी के लिए उसमें पार्किंग का बंदोबस्त भी नहीं था। शेयरमैन ने सरगोशी में कहा, वो जो हल्के ग्रे रंग के सूट में मलबूस है एलिस वाकर है। मैं उसे पहचानती हूँ। तुम्हारी निगाहें बहुत तेज हैं कि तुमने उसके सूट का कलर भी मालूम कर लिया। शेयरमैन की मुस्कुराती आवाज सुनाई दी। औरत की निगाह हर मामले में बहुत तेज होती है। इस वक्त तो एतराफ करना ही पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। बॉडीगार्ड में से एक नीचे उतर गया था। ड्राइवर ने कार वापस मोड़ दी। इसका मकसद है कि इस वक्त इमारत में सिर्फ 4 अफराद हैं। 5वां एलिस वाकर हो सकता है। अंदर कुछ मुलाजिम वगैरह भी होंगे। बहरहाल सूरत हाल मुश्किल नहीं थी। उन लोगों के वापस जाने के बाद हम इंतजार करते रहे। तकरीबन पौन घंटा और गुजर गया। 12:30 बजे हम लोग एक्शन में आ गए। सब मुंतशिर हो गए थे और एक एक आदमी मुस्तैदी से मकान की जानिब बढ़ रहा था। मकान की बगली दीवार से अंदर दाखिल होने के लिए मैं दीवार पर चढ़ गया और सबसे पहला शिकार मुझे ही करना पड़ा। शेयरमैन के दिए हुए .28 के रिवॉल्वर से मैंने 2 फायर किए। साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से बहुत मामूली सी आवाजें बुलंद हुई। निशाना ऐसे ही जगह का लेना था। उस शख्स के मुंह से चीख न निकल सकी। गालिबन शेयरमैन ने भी उसे ही निशाना बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि एक ही लम्हे के बाद मैंने शेयरमैन को देखा जो दूसरी जानिब से आई थी और झुक कर उस शख्स को देख रही थी। फिर दूसरा आदमी भी इत्तफाकिया तौर पर मेरी ही रेंज में आया। ये मकान के सामने वाले बरामदे में नमूदार हुआ था और अंदरूनी दरवाजे से निकला था। उसके हलक से हल्की सी चीख भी निकल गई थी। मैं नीचे कूद गया। चीख की आवाज पर 2 आदमी दौड़ते हुए बाहर आए थे। उन्हें हमारे उन दोनों साथियों ने संभाल लिया जो अब खुद भी इमारत में दाखिल हो चुके थे। चारों को निहायत आसानी से मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन बहरहाल एलिस वाकर भी था। पता नहीं अपनी ख्वाबगाह में पहुंच चुका है या अभी किसी सिलसिले में मसरूफ है। अंदर रोशनी तो नजर आ रही थी। हम सब इज्तिमाई तौर पर अंदर दाखिल हुए।
मोटे से जिस्म की एक औरत बाहर होने वाले वाकयात से बेखबर एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा रही थी। उसने मुझे देखा और उसके हलक से एक चीख से निकल गई। शायद मैं यहाँ मार खा जाता। मुलाजमा किस्म की औरत को जिंदगी से महरूम करने में मेरा हाथ यकीनन लरजता, लेकिन शेरमैन की बेरहमी निगाहों के सामने आई। उसने मोटी औरत के जिस्म में 3 गोलियां उतार दी। मोटी औरत की तेज सीटी जैसी चीख से एक फायदा बेशक हुआ, वो ये कि एलिस वॉकर पाइप हाथ में पकड़े दरवाजे से नमदार हुआ था। उसके जिस्म पर स्लीपिंग गाउन था। हम लोग आड़ में हो गए। औरत सामने ही गिरी हुई थी। एलिस वॉकर ने बेख्तियार कहा, ओह मिसिस पार्क, खैरियत, क्या हुआ आपको? क्या आपका पांव फिसल गया? वो हमदर्दाना अंदाज में मोटी औरत की जानी पड़ा और फिर दफातानी उसके अंदर वहशत पैदा हो गई। उसने पलटकर वापस भागने की कोशिश की। गालिबन उसने मिसिस पार्क के जिस्म में खून उबलते हुए सुराख देख लिए थे, लेकिन जवाब में मेरी 3 गोलियां उस दरवाजे से लगी जिधर एलिस वॉकर भागा था। मैंने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया ताकि एलिस वॉकर अंदर दाखिल होकर दरवाजा न बंद कर ले। उसके साथ साथ ही ये एलिस वॉकर के लिए वार्निंग भी थी कि रुक जाए, वरना ये गोलियां उसके जिस्म को भी छू सकती हैं। वो रुक गया। जलता हुआ पाइप उसके हाथ से नीचे गिरा और कालीन पर चिंगारियां बिखर गईं। एलिस वॉकर साकत होकर हमें देखने लगा था। हम सब बाहर निकल आए। एलिस वॉकर के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए थे। वो साकत खड़ा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर नरम लहजे में कहा, आपके चारों मुहाफिज, ये मोटी औरत जिसे आप मिसिस पार्क के नाम से याद कर रहे थे, ये सब जिंदगी से महरूम हो चुके हैं। अगर यहाँ कोई और अभी है तो आप यकीन करें कि आपके लिए कुछ ना कर सकेगा। चुनाचे फौरन हमारे साथ निकल चलिए। एलिस वॉकर ने सुलगते हुए कालीन को देखा और फिर मेरी जानिब। उसके बाद उसने गर्दन झुका दी, गोया वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार था। गालिबन उसके तजर्बे ने उसे बताया था कि जो लोग उसके सामने मौजूद हैं निहायत शफाक हैं और इसकी जरा भी जुम्बश उसे मौत के घाट उतार सकती है। वो कुछ आगे बढ़ा तो शेरमैन ने अकब से वो इंजेक्शन उसके शाने में झोंक दिया जिसे वो पहले से तैयार कर चुकी थी। एलिस वॉकर को होशो हवास के आलम में यहीं से ले जाया जा सकता था। दौरान सफर वो कहीं भी खतरनाक हो सकता था। वो उसी तरह चीखा जैसे चाकू फूंक दिया गया हो, लेकिन उसे संभाल लिया गया। इस दौरान मैंने सुलगते हुए कालीन को जूते से मसल कर बुझा दिया। फिर हम एलिस वॉकर को लिए हुए फुर्ती से बाहर निकल आए। लैंड रोवर स्टार्ट होकर दरवाजे पर आ गई। वॉकर को उसमें ठूंसा गया और फिर उसके सफर का आगाज हो गया। हम सनसनी का शिकार थे। रास्ते में कोई भी हादसा पेश आ सकता था, इसलिए मुस्तैद रहना जरूरी था, लेकिन सब खैरियत रही। कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया। हम बिल आखिर ये तवील मुसाफत तय करके दरिया वोल्टा के उस साहिल पर पहुंच गए जहां से हमें अलास्का ले जाने के लिए दूसरी गाड़ी आने वाली थी। लैंड रोवर को वहां तक ले जाने का खतरा इस तस्वुर के साथ मोल नहीं लिया जा सकता था कि कहीं कोई गड़बड़ न हो गई हो। अपर वोल्टा की इंतजामिया दरिया वोल्टा में भी मौजूद रहती थी। अगर उसे कहीं से इत्तला मिल गई तो दरियाई सफर में हमें शदीद खतरात का सामना करना पड़ता, जबकि अलास्का एक आम तफरीही स्टीमर था और इस पर ऐसे इंतजामात नहीं थे कि हम बहरी पुलिस से मुकाबला करके निकल जाते। बहुत ही मोहतात अंदाज में एलिस वॉकर को यहाँ तक लाया गया था। मैंने आहिस्ता से कहा, शेरमैन, अभी कुछ वक्त यहाँ इंतजार करो, मैं जरा अतराफ की सूरत हाल का जायजा ले लूं। हमें हर लम्हा मोहतात रहना चाहिए। ये कहकर मैं नीचे उतर गया। उनमें से कोई मुझसे किसी सवाल का हकदार नहीं था, क्योंकि जॉन हैकनर के जाने के बाद इस पूरे मिशन का इंचार्ज मैं ही था। मैंने वो टेलीफोन बूथ पहले से मुंतखब कर लिया था, बस जरा बचते बचाते वहां तक जाना था। चुनाचे मैं जिस तरह भी मुझसे बन पड़ा टेलीफोन बूथ तक पहुंचा। बूथ के अतराफ में माहौल भी तारीक था, जो मेरे लिए मुआवन साबित हुआ। मैंने बूथ में दाखिल होकर वो नंबर डायल किए जो सनी बाल ने मुझे दिए थे और फिर मैंने रिसीवर से कान लगा लिया। दूसरी तरफ चंद लम्हा तवक्कुफ के बाद फोन रिसीव किया गया था। मर्दाना आवाज उभरी, हेलो, कौन साहिब? मिस सनी बाल से बात करा दें, मैं उनका बहुत करीबी दोस्त बोल रहा हूँ। ओह सॉरी सर, मिस सनी बाल तो इस वक्त मौजूद नहीं है, ना ही उन्हें फौरी तौर पर ट्रेस किया जा सकता है। आप बराए करम अगर उनके लिए कोई मैसेज हो तो दे दीजिए, जैसे ही वो आए आपको टेलीफोन कर लेंगी। आप कौन साहिब हैं? मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट वाल्टर ब्राउन बोल रहा हूँ। मिस्टर वाल्टर ब्राउन, पूरे होशो हवास के साथ मेरी इत्तला नोट कीजिएगा। अगर इसमें आपने कोई गड़बड़ कर दी तो इसके मुकम्मल जिम्मेदार आप होंगे। साइंसदानों की इस ग्रोह में जो यहाँ आया है, एक इंतहाई अहम साइंसदान को अगवा कर लिया गया है और शायद अगवा करने वाले अब तक अपर वोल्टा से बाहर निकल चुके हैं। मैं ये निशानदही नहीं कर सकता कि वो लोग उसे कहाँ ले गए हैं, लेकिन एक बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ पूरे गौर खोज के साथ सुनिए। अगर मिस सनी बाल इस शख्स की बाजियाबी चाहें तो उन्हें तिलब्बी पहुंचना होगा। ये बात तो आप लोगों को मालूम हो ही जाएगी कौन अगवा किया गया है, लेकिन इस बात को गिरा में बांध कर रख लीजिए कि इस शख्स को तिलब्बीब ले जाया जा रहा है।
मैं मिस सनी बाल की बेहतरीन मावनत करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि अगवाशुदा शख्स को किस मकसद के तहत तिल अबीब ले जाया गया है, लेकिन इसके लिए उन्हें तिल अबीब के होटल हिलमैन में कयाम करना होगा और वहाँ अपना नाम सनी बाल या फिर कोई ऐसा नाम दर्ज करवाना होगा जिससे मैं उन्हें शिनाख्त कर लूँ। मेरे ख्याल में उन्हें सनी बाल के नाम ही से होटल में कयाम करना चाहिए ताकि मैं उनसे राब्ता कायम कर लूँ। वो होटल की इंतजामिया को हिदायत कर दें कि जैसे ही उनके नाम कोई टेलीफोन आए उन तक मुंतकिल कर दिया जाए। याद रखिएगा, होटल हिलमैन तिल अबीब। सुनिए सुनिए जनाब, सुनिए। दूसरी तरफ से वाल्टर ब्राउन ने पुरजोश लहजे में कहा, लेकिन मैंने टेलीफोन बंद कर दिया। जेब से रुमाल निकाल कर रिसीवर पर से और टेलीफोन बूथ के हैंडल से अपने निशानात साफ कर दिए और उसके बाद पुरितमान अंदाज में टहलता हुआ वहां तक आ गया जहां वो लोग सनसनी का शिकार मेरा इंतजार कर रहे थे। अतराफ पुरसुकून है, गाड़ी आ गई। यस सर, वो मौजूद है, शेरमैन ने कहा। और इसके बाद हमने निहायत एहतियात से एलिस वाकर को उस दूसरी गाड़ी में मुंतकिल कर दिया। गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी। फासला बहुत ज्यादा नहीं था, हमारा किसी ने ताकुब भी नहीं किया था। मैं चौकन्ने चीते की मानित चारों तरफ देख रहा था।